हेलो एवरीबॉडी। आज रे ऑप्टिक्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। रे ऑप्टिक्स एक बड़ा टॉपिक है। इसको कुछ चैप्टर्स में हमने डिवाइड किया है। वेरी फर्स्ट चैप्टर हम लेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन मिरर, यानी इसमें हम प्लेन मिरर को डिटेल में स्टडी करेंगे। सेकंड हम लेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन सरफेस, जिसमें स्नेल्स लॉ वगैरह डिस्कशन होगा। और देन हम प्रिज्म का सारा रे ऑप्टिक्स डिस्कस करेंगे। फोर्थ चैप्टर में लेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर, कन्वेक्स कॉनकेव वगैरह। फिफ्थ लेंगे लेंस का रिफ्रैक्शन। और लास्ट और फाइनली हम लेंगे ऑप्टिकल डिवाइसेस, जिसमें कि टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और अपना ऑप्टिक लाइट, राइट। तो वेरी फर्स्ट चैप्टर हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन मिरर। इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह भी अपने आप में, हर चैप्टर भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो इस फर्स्ट चैप्टर में हमारे कुछ लेक्चर्स होंगे। वेरी फर्स्ट लेक्चर जो आज का है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड लेक्चर इसी में लेंगे फिर हम मिनिमम साइज ऑफ मिरर फॉर इमेज फॉर्मेशन के लिए। एंड थर्ड डेविएशन ऑफ लाइट ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन। फोर्थ होगा मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन, की बहुत सारी इमेजेस का फॉर्मेशन कैसे होता है, राइट। और फाइनल लेक्चर इस फर्स्ट चैप्टर का रहेगा वेलोसिटी ऑफ इमेजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फाइन। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, दो तरीके के रिफ्लेक्शंस आपको नजर आ रहे हैं। लाइट इंसिडेंट हो रही है और बिल्कुल सिमेट्रिकली ही रिफ्लेक्ट हो रही है। और यहाँ आप देखिए कि ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में फैल गई है, डिफ्यूज हो गई है। तो वेरी फर्स्ट टाइप का जो रिफ्लेक्शन है ये कहलाता है रेगुलर, स्पेक्युलर और कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन। As far as the second type of the reflection is concerned, it is known as irregular reflection. Fine. Now देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं। ये मान लीजिए एक प्लेन मिरर आपके पास में है, जैसा कि स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपका। ये एक इंसिडेंट लाइट, ओ को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट। फाइन। एक लाइट इंसिडेंट होती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, और उतना ही एंगल नॉर्मल से बनाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। नॉर्मल से हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। फाइन। फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो गया हमारा। सेकेंड लॉ, इंसिडेंट लाइट नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट, ये तीनों के तीनों आप देखिए आपके स्क्रीन के प्लेन के अंदर है कि नहीं, इस मिरर के प्लेन में है कि नहीं। तो तीनों के तीनों एक ही प्लेन के अंदर होते हैं, राइट। इसको अगर वेक्टर से रिप्रेजेंट करना चाहें हम, इसको हम आई वेक्टर कहते हैं, इसे आर वेक्टर कहते हैं, और ये नॉर्मल। तो आई क्रॉस आर, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी आपकी स्क्रीन के परपेंडिकुलर हो गया। नॉर्मल के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट यानी cos थीटा, यानी cos 90, तो जीरो हो जाएगा ना। तो इस सेकंड लॉ को हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो। क्लियर है? फाइन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की सहायता से हम इमेज फॉर्मेशन को देखने जा रहे हैं कि इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पूरे रे ऑप्टिक्स में हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है दैट इज बिहेविंग लाइक द लाइट सोर्स। वो कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, कहीं से लाइट है इंसिडेंट होती है ऑब्जेक्ट पर, और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों की रेटिना तक आती है। तो हम तक जो लाइट आती है वो ऑब्जेक्ट से आ रही है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को ही सोर्स ऑफ लाइट मान लेते हैं। वन थिंग पूरे ऑप्टिक्स के लिए बता रहे हैं। फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन आइडेंटिफाई की जाती है इंसिडेंट रेज से, कि लाइट आएंगी कहां से, ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आइडेंटिफाई कौन करेगा, को निर्धारित कौन करेगा, इंसिडेंट रे करेगी। जहां भी दो लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे मिलती हैं, वहां पर ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है। उस पॉइंट पर हम ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं। अब इलस्ट्रेट करेंगे चीजों को। अब पोजीशन ऑफ इमेज जो आइडेंटिफाई की जाती है रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे से,
और लेंस जैसे केसेस में रिफ्रैक्टेड रे से की जाती है। दोबारा से ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किससे करेंगे? इंसिडेंट रे से। फाइन। इमेज किससे आइडेंटिफाई करेंगे? या तो रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट। रिफ्लेक्शन होगा मिरर के केस में, रिफ्रैक्शन होगा लेंस से केस में, राइट। अब जहां भी रिफ्लेक्टेड एटलीस्ट टू, हमें इमेज या ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए एटलीस्ट कम से कम 2 लाइट रे चाहिए होती है। ज्यादा है बहुत अच्छी बात है। तो वेरेवर द टू रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे जहां भी मिलती हैं वहां इमेज का फॉर्मेशन होता है। फिर बात आती है रियल और वर्चुअल की। ये वर्ड बहुत आएगा इसमें पूरे ऑप्टिक्स में। रियलिटी में अगर 2 लाइट रे मिल रही हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं वहां रियल ऑब्जेक्ट या रियल इमेज बनेगा। फाइन। ऑब्जेक्ट के केस में इंसिडेंट रे को देखेंगे, इमेज के केस में हम रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज को लेंगे। इसी तरीके से अगर लाइट रे अपीयर टू मीट है, रियली में नहीं मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि हाँ डॉटेड बना देंगे, पीछे की तरफ बना देंगे, ऐसे है ना, अभी देखते हैं डायग्राम से, तो वहां फिर हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट या वर्चुअल इमेज बनाएंगे। तो सबसे पहले रियल और वर्चुअल में डिफरेंस कैसे? रियलिटी में 2 लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो रियल, और रियली में नहीं है तो फिर हम क्या कह देते हैं? वर्चुअल। चलिए इस चीज को देखते हैं। एक स्टेटमेंट मैंने लिखा यहाँ पर, स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म ड्यू टू द रिफ्लेक्शन इन द प्लेन मिरर। व्हाट्स योर ओपिनियन? क्या कहना चाहते हैं? क्या ये बात सही है? क्या प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है? कैसा होता है? हाँ या ना? हाँ ऐसा लगता है, बट इट्स रॉन्ग। कैसे रॉन्ग? चलो देखते हैं। एक मिरर हमने लिया, मान लीजिए ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, लाइट रे, यहाँ से देखिए स्टार्ट करते हैं अपन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे, आई 0 तो आर 0 हो गया, 0 से वापस लौट गए। फाइन। अब ऑब्जेक्ट या इमेज बनाने के लिए मुझे कम से कम 2 चाहिए, तो एक हुआ, एक और ले लेते हैं, किसी एंगल पर ले लिया, लाइट रे यहाँ से स्टार्ट हो रही है, रिफ्लेक्शन होगा, जितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होते हुए ये यहाँ से निकल जाएगी। क्लियर है? फाइन। देखिए अब हमारे पास 2 रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई, एक तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई। क्लियर? दोनों ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट है, इनको अगर मैं प्रोसीड करूं तो क्या ये कहीं मिलेंगी? क्या मिरर के सामने ये वाली लाइट रे और ये कहीं मिलेंगी? नहीं। इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में मिलाएं तो हमें मिलती हुई नजर आ रही है। ये सर ये इमेज की पोजीशन बन रही है। ये देखिए 2 इंसिडेंट लाइट ही, इनको हम पीछे बढ़ाएं तो वास्तव में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, तो रियल ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन है। ये हमारा कहलाएगा वर्चुअल इमेज। तो ठीक है, एक बार ऐसा लग रहा है स्टेटमेंट में कि हमारा इमेज वर्चुअल बना है, लेकिन क्या ऐसा ही होता है ऑलवेज? नो, इट नॉट नेसेसरी। देखते हैं दूसरा केस। ये मिरर है, लाइट रे हमारे पास कहीं से आ रही है, मान लीजिए एक ब्रॉड ऑब्जेक्ट है कहीं दूर से, लाइट रे यहाँ से आ रही है, देखिए ये इंसिडेंट लाइट है आपका, ये रिफ्लेक्ट हुई। एक और लाइट रे लेते हैं अपन, यहाँ से आई, रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ मिल रही है। रिफ्लेक्टेड लाइट रे जहां भी मिल रही हैं वहां इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। इंसिडेंट लाइट कौन सी है हमारे पास? ये और ये वाली। क्या ये मिरर के सामने कहीं मिलेंगी? वास्तव में नहीं मिलेंगी, पीछे बढ़ाए हम तो यह मिलती हुई नजर आएंगी। ये सुन, तो इंसिडेंट लाइट से किसको आइडेंटिफाई करते हैं? इंसिडेंट लाइट से किसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं? ऑब्जेक्ट। इस ये इंसिडेंट लाइट है, इनसे कौन आइडेंटिफाई होगा? ऑब्जेक्ट। क्या ये लाइट रे वास्तव में मिली हैं? नहीं। तो आपका ऑब्जेक्ट इस केस में क्या है? वर्चुअल। क्या ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे वास्तव में नहीं मिली है? हाँ मिली है, वास्तव में मिली है। रिफ्लेक्टेड लाइट से क्या बनता है? इमेज। तो ये रियली मिला है तो रियल इमेज। तो देखिए इस केस में रियल इमेज बन रहा है। आया, पहले केस में देखा था हमने क्या बना था? वर्चुअल इमेज। तो इट्स डिपेंड कि वर्चुअल बन रहा है कि रियल बन रहा है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। नेक्स्ट बात डिस्कस करते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, पहला केस देखा था अपन ने, मान लीजिए यहाँ इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये आप जानते हैं छोटी क्लास से कि ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस मिरर से इक्वल होता है, कैसे है उसको देखने जा रहे हैं। फाइन, ओके। ये 2 ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं, ट्रायंगल ओ एम एम डैश ये वाला, और दूसरा वाला ट्रायंगल आई एम और एम डैश, ये और ये दो वाले, ठीक है, राइट। तो इन ट्रायंगल में हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एंगल देखिए ओ
एम डैश एन, ये वाला देखिए लाइट रे ऐसे गई और ऐसे चली गई, हाँ ये एंगल जितना होगा उतना ही होगा ओ एम डैश एन, और इसी तरीके से आर एम डैश एन, ये दोनों इक्वल हो गए। अगर ये थीटा कहते हैं, थोड़ी देर के लिए बना के दिखाते हैं, तो ये भी थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, थोड़ी देर के लिए थीटा कह दिया। ओके, ज्योमेट्री देखने जा रहे हैं। अब इस बात को ध्यान से देखो कि आपका ये वाला एंगल एम डैश ओ एम, ऑल्टरनेट एंगल, देखिए ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा ना, यस और नो, क्लियर है। तो इफ दिस इज थीटा इट इज आल्सो थीटा, तो हम कह सकते हैं ये वाला एंगल थीटा है ना। इसी तरीके से देखिए एम डैश आई एम, ये थीटा है, तो क्या ये थीटा नहीं होगा? दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये थीटा है, तो ये कितना होगा? दिस इज आल्सो थीटा, यस और नो। अब इन दोनों ट्रायंगल्स की ज्योमेट्री को देखते हैं। सबसे पहले ये वाले एंगल्स देखिए, ये तो 90 डिग्री है, यस और नो। देखिए एक बात तो ये हो गई कि एम डैश ओ एम, दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, एम डैश ओ एम, ये वाला एंगल एम डैश आई एम थीटा, तो ये एक चीज तो ये इक्वल हो गई। दूसरा एम डैश एम ओ, एम डैश एम ओ, ये 90 डिग्री, एम डैश एम आई, ये भी 90 डिग्री, दूसरी हो गई। अब एक तीसरी चीज और ढूंढनी है, क्या ये वाला साइड कॉमन नहीं हो गया इसके अंदर? साइड एम एम डैश कॉमन है इसके अंदर, तो तीन चीजें ये इक्वल हो गई, दो एंगल हो गया और एक साइड हो गया, तो क्या ये सिमिलर नहीं हो गया? बिल्कुल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो बाकी चीजें भी आपस में इक्वल होगी, इसका मतलब ये साइड भी आपस में इक्वल होगी, साइड एम आई इक्वल टू एम ओ। इसका मतलब हो गया कि इमेज मिरर से जितना दूर होती है, ऑब्जेक्ट भी मिरर के से उतना ही दूर होता है, यस और नो। व्हाट वी हैव बीन कंक्लूडेड डिस्टेंस ऑफ इमेज के बारे में, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर, इमेज की मिरर से डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर, ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस, है ना, यही तो कहते हैं, क्लियर है। मैग्निफिकेशन देखते हैं कि कितना एनलार्ज बनता है। मैग्निफिकेशन का मतलब ये इमेज ऑब्जेक्ट के कंपेयर में कितना एनलार्ज बनता है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ऑब्जेक्ट हमारे पास है, फाइन, तो आपने देखा होगा उतने ही साइज का आप मिरर के सामने खड़े होते हैं इन जनरल, तो आपने आपको छोटा बड़ा ऐसा पाते हैं क्या? नहीं, प्लेन मिरर के केस में बात कर रहे हैं, सिंपल मिरर के लिए बात कर रहे हैं। तो देखिए हाइट एच नॉट का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उतना ही होता है एच आई। तो आपसे अगर मैग्निफिकेशन पूछा जाए कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है, तो 1 बोलेंगे, क्यों? इनका रेशियो 1 हो गया क्या, एच आई और एच नॉट, ये कहलाता है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन ऑफ द प्लेन मिरर कितना कहलाता है? 1, है ना। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हुए चले जाएंगे, ये टर्मिनोलॉजी हमारे आगे लेंस तक काम में आएगी, है ना। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि प्लेन मिरर के केस में अगर ऑब्जेक्ट इसके पैरेलल में रखा हुआ है, राइट, तो उस केस में हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, मान लीजिए ऐसा 3D ऑब्जेक्ट आपके पास है, उसका ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, z कंपोनेंट है, राइट। आप जरा गौर से देखिए, ये ऑब्जेक्ट आपका जो है वो को हमने ऑब्जेक्ट कह दिया यहाँ पर, ये आपका राइट हैंड सिस्टम में है, राइट हैंड सिस्टम में है। राइट हैंड सिस्टम कैसे? x के बाद y, y के साथ z। आप अपना राइट हैंड की फिंगर्स को घुमा के देखो जरा, x से y, y से z की ओर, तो ये कहलाता है ऑब्जेक्ट अगर राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, इसका इमेज कैसा बनेगा? देखिए ये उलट जाएगा और ये ऐसा बनेगा, नहीं बनेगा? बिल्कुल, OZ तो ऐसा कैसा होगा, OY इस तरीके से बनेगा, है ना। OX एक्चुअली परपेंडिकुलर स्क्रीन है, तो इसमें अपन दिखा नहीं पा रहे हैं, है ना, आप समझ गए बात को। अब ये चला गया आपका लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, देखिए ये कैसे घूम रहा था, XYZ लाइक दैट, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसे हो रहा है आपका क्लॉकवाइज, है ना। आप अपने फिंगर्स को घुमा के देखिए, ये लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में चला गया। तो इंपॉर्टेंट बात है प्लेन मिरर का कि अगर ऑब्जेक्ट आपका राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इमेज किस में बनेगा? लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इमेज फॉर्मेशन का लेटरल इन्वर्सिटी। ये क्या चीज होता है? देखिए मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट इस तरीके से, दैट इज अ परपेंडिकुलर टू द मिरर, है ना, तो क्या इसका इमेज ऐसा नहीं बनेगा? जितनी डिस्टेंस पर होता है, हमने क्या देखा था कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है उतना ही डिस्टेंस ऑफ
इमेज होता है। इन नॉक इसका पॉइंट मिरर से जितनी डिस्टेंस पर है उतनी डिस्टेंस पे इमेज का पॉइंट बनने वाला है। यस और इसका जो टेल है, पूंछ है, जितनी डिस्टेंस पर है इस मिरर से उतनी दूर बनने वाला है। ये तो देखा था, डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर, राइट। अब लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है? देखो इस ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पोर्शन है ये लेकिन इस इमेज के केस में राइट में चला गया, हाँ या ना। और ऑब्जेक्ट का राइट जो पोर्शन है, क्या वो इमेज के केस में लेफ्ट में चला गया? लेफ्ट का राइट हो गया, राइट का लेफ्ट हो गया, पलट गया। इसको कहते हैं हम पलट जाता है ना, उलट जाता है, 180 डिग्री से टर्न हो जाता है। इस प्रोसेस को फिजिक्स में हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। फाइन। अब अगर एक ऑब्जेक्ट है पैरेलल टू द मिरर रखा हुआ है, आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो अपना इमेज उल्टा थोड़ी पाते हैं, सीधा ही होता है ना। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कि इमेज कैसा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। ये वर्डिंग्स हमारी टर्मिनोलॉजी आती रहेगी बार बार, है तो देखते रहेंगे हम इसको। लेकिन हमेशा इरेक्ट बने ये कोई जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपने ऑब्जेक्ट को मिरर के रेस्पेक्ट में कैसे रखा हुआ है। अगर आप ऐसे रख दें, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मिरर पर आपने एक कैंडल लगाया सर, इसका ये लॉ बोलते हैं अपन, मिरर से जितना डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस बनेगा, क्या इसका इमेज ऐसा नहीं दिखाई देगा? तो ये तो इन्वर्टेड बन गया। तो इट्स डिपेंड, तो हमेशा कोई पत्थर की लकीर नहीं है फिजिक्स में, ये देखना होगा हमें कि ऑब्जेक्ट मिरर के रेस्पेक्ट में कैसे रखा हुआ है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक पोल है, वर्टिकल पोल, इसका हाइट हमको फाइंड करना है। हॉरिजॉन्टली इस पोल के बॉटम से 60 मीटर पे एक मिरर को रखा गया है। पोल के टॉप से एक लाइट रे स्टार्ट होती है और मिरर के इनिशियल एंड पर इंसिडेंट होती है और 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, राइट। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोल का हाइट क्या होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करेंगे हम। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है या नॉर्मल प्लॉट करें अपन, हमें बहुत अच्छे से पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, यस और नो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ कितना, 45, क्योंकि ये भी 45 होगा, टोटल 90 है ना, ये 45 है। अब आप ये देखिए ये तो 90 डिग्री है टोटल, अगर ये 45 है तो ये बचा हुआ कितना हुआ, दिस आल्सो 45 डिग्री, क्लियर। अब ट्रिग्नोमेट्री लगा दें इस ट्रायंगल के अंदर। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस h और 60, tan 45 कितना 1, h by 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h कितना आ गया हमारे पास 60 मीटर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ द कैमरा at which it has to be focused to photograph the image of the person। एक पर्सन है, इस पर्टिकुलर कैमरे के सामने है, मिरर से 3 मीटर की डिस्टेंस पर है, कैमरे की डिस्टेंस है 4.5 मीटर। आपको एक पिक्चर लेना है इस कैमरे से, किसका, इस पर्सन का नहीं, इसकी इमेज का। हमने बहुत अच्छे से देखा था जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनता है। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस कितना होगा आपका, आपको डिफाइन क्या करना है, फोकस निकालना है कैमरे से इमेज का, इसको फोकस कर देंगे अपन। ये 3 मीटर है, ये बताओ कितना होगा, क्या ये 3 मीटर नहीं होगा? दिस इज 4.5, दिस इज 3 मीटर, तो कैमरे को यहाँ इस पर फोकस करना है आपको। तो फोकल लेंथ क्या होगी, 4.5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7.5 मीटर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड मिनिमम एंगल बिटवीन द मिरर एंड द रिफ्लेक्टर रे इफ द इंसिडेंट रे इंसिडेंट वर्टिकली। एक लाइट रे है और वर्टिकली इंसिडेंट हो रही है, राइट, और ये रिफ्लेक्ट हो गई आपकी। आपसे बोला गया है रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के बीच का मिनिमम एंगल बताइए, मैक्सिमम नहीं निकालना, मिनिमम वाला, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ हम एक टेक्निक बता रहे हैं जो बहुत काम में आती है पूरी फिजिक्स में, अननोन एंगल को फाइंड करने के लिए। इवन न्यूटन्स लॉ में भी इंक्लाइंड प्लेन वेजेस कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं आप। कहीं भी कोई एंगल आपको थीटा दे रखा है तो उसकी आर्म्स पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उनके बीच का भी एंगल थीटा होता है। एक छोटी सी टेक्निक है, चलो मैं इसको इलस्ट्रेट करता हूँ पहले थोड़ा सा। मैंने एक आर्म ली किसी एंगल की, इसी के रेस्पेक्ट में बना के दिखा रहे हैं। अगर ये एंगल थीटा आपका, ठीक है, ये फर्स्ट आर्म, ये सेकंड आर्म, इन आर्म्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं मैं तो उनके बीच का भी एंगल उतना ही होता है। फर्स्ट पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और सेकंड पर ये, तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, ध्यान दीजिएगा। तो आप देखो जरा, ये 30 डिग्री है आपका, यस और नो। इसकी फर्स्ट आर्म पर ये परपेंडिकुलर क्वेश्चन में दे रखा है, इंसिडेंट लाइट रे परपेंडिकुलर आ रही है।
मिरर पर ये परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन है, ये 30 डिग्री है, तो बताओ ये कितना होगा आपका? 30 डिग्री होगा ना। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? इट इज ऑल्सो 30 डिग्री। यस और अब ये परपेंडिकुलर है मिरर के साथ में, ये 30 है, तो ये रिमेनिंग वाला कितना होगा? क्या ये 60 डिग्री होगा? सॉल्व हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक मिरर है आपके पास में जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा पर बेंड है। आपसे कहा गया है कि एक लाइट रे हॉरिजॉन्टल के साथ में 10 डिग्री पर आ रही है और वर्टिकली रिफ्लेक्ट हो जाती है, बिकम्स वर्टिकल, राइट। तो ये थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। ओके, तो सबसे पहले देखिए, थोड़ी देर पहले हमने एक टेक्निक बताया, दोबारा रिवाइज करते हैं कि कोई एंगल आपको पता है, मान लो ये थीटा है, तो इसकी इसकी ये दो आर्म्स जो नजर आ रही हैं, इन पर परपेंडिकुलर्स डालें मिरर पर, ये परपेंडिकुलर हो गया मिरर वाली आर्म पर, दूसरा हॉरिजॉन्टल पर ये वर्टिकल लाइन है, क्वेश्चन में कहा है, तो ये थीटा है, तो ये कितना होगा? दिस इज आल्सो थीटा। तो ये रिफ्लेक्शन हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना होगा? थीटा। अब ये टोटल हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल है, तो तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90। यस और सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 थीटा प्लस 10 डिग्री 90, 10 डिग्री माइनस कर दे तो 80, तो थीटा कितना आ गया हमारे पास? 40 डिग्री। सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कैमरा है आपके पास में एक रूम में, रूम का जो वॉल्स हैं ये 12 है, ये 12 है, क्यूबिकल रूम है आपके पास में। ये एल इसलिए बनाया है, सेंटर पर लगाया हुआ है, ठीक है, कैमरे को बिल्कुल सेंटर पर लगाया हुआ है, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है इसके साइड में, ठीक है, यहाँ एक मिरर है सामने वाली वॉल पर। तो इस मिरर में देखते हुए इसकी इमेज का फोटोग्राफ लेना है, तो इसको कितनी डिस्टेंस पे फोकस करना पड़ेगा, फोकल लेंथ चाहिए इसका। सबसे पहले तो हमें पता है ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर होता है इमेज भी उतनी डिस्टेंस पे बनने वाला है, इमेज भी यही बनेगा इतनी डिस्टेंस पर। क्लियर है क्या? राइट, 12 है तो ये भी 12 होगा, और हमें इसको फोकस करना पड़ेगा, इस पॉइंट पर फोकस करना पड़ेगा। यस सर, तो हमें ये चीज फाइंड करना है, दिस इज 12, दिस आल्सो 12, तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया? ज्योमेट्री यूज करते हैं, रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ज्योमेट्री से। ये एल है, ये 4L हो गया, और ये डायगोनल हो गया आपका, लगा दें, क्या ये आएगा? 12 12 4L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, 16L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कितना होगा? 17, तो फोकल लेंथ कितना हो गया? L√17। क्लियर? वन मोर क्वेश्चन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट P इज 30 डिग्री। देखिए कॉरिडोर है आपके पास में जो कि ग्लास कॉरिडोर है, ग्लास से बना हुआ है, ग्लास वॉल्स है ये। क्वेश्चन कह रहा है कि 30 डिग्री पर किसी पॉइंट P पर लाइट रे एंटर करती है और बार बार इसका ऐसा रिफ्लेक्शन होगा, बार बार ऐसे इसका रिफ्लेक्शन होगा, बस समझ में आ रही है? दिस वे। ओके, तो आपसे बोला है कि Q R S और T, Q पर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, R पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, S पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, T पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए। ठीक, 4 पॉइंट, 1 2 3 4। ओके, ज्योमेट्री देखना है आपने को, ये 30 डिग्री है, बोलो ये कितना होगा? भाई ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 30 डिग्री, ये ऑल्टरनेट एंगल हो गया, ये 30 डिग्री, बोलो ये कितना होगा? दिस आल्सो 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ तो ये रिफ्लेक्शन हुआ, बोलो ये कितना होगा? 30 डिग्री। क्लियर है? अब ज्योमेट्री देख लो, ये आपका 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा, तो ये वाला कितना बचा होगा? क्या 60 होगा? यस, इंसिडेंट 60, तो रिफ्लेक्शन कितना होगा? 60 पर। क्लियर है? अल्टरनेट एंगल देख लीजिए 60, तो ये वाला बोलो कितना होगा? 60, तो इंसिडेंट 60 है तो रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 60। क्लियर है क्या? फाइन। अब देखो ये 60, ये 90, ये वाला पॉइंट पे 90, ये 60, तो ये बचा हुआ 30 हुआ गया, तो क्या ये 30 नहीं होगा? यस और नो? तो हमसे पूछा क्या गया था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट QRST, क्यू पर बोलो कितना है? 30, ये कितना है? 60, ये कितना है? 60, कितना है? 30, तो आंसर क्या होगा? 30 60 60 30। बात समझ में आ गई? तो ये फर्स्ट लेक्चर था हमारा। सेकंड लेक्चर हम इस टॉपिक का, इस चैप्टर का, जो हमारा चैप्टर क्या है, क्या चल रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द प्लेन मिरर, उसका सेकंड लेक्चर हम लेंगे मिनिमम साइज ऑफ ए प्लेन मिरर। किसी इमेज को देखने के लिए प्लेन मिरर का मिनिमम साइज कितना होना चाहिए, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, देखेंगे उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस, है ना?
सब्सक्राइब कीजिए उसको, जैसे कि आपको पता लग जाए जैसे ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।